नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की क्लास में। आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर का आगे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे और कल से होगा तो टॉपिक चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन को अच्छे से कवर करते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ों को हम आपको एक एक करके समझाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वर तंत्र, इससे पहले का सारा क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। लगभग 4 क्लासेज हम लोग इसका ले चुके हैं, मतलब इसका 4 लेक्चर आपका हो चुके हैं। तो 4 मतलब कि इसका क्लास हुए हैं। जो भी कैंडिडेट अभी तक इसका चारों क्लास नहीं किए हैं या जो भी कैंडिडेट क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए 70 50 87 29 96, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं। अक्टूबर में आपके बहाली का प्रोसेस शुरू होंगे और अक्टूबर का अब ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। और हम लोगों का लगभग तीसरा टॉपिक ये चल रहा है और उसमें और भी क्वेश्चन बाकी है, वो सब भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग क्लास में जुड़े रहिएगा तो धीरे धीरे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि स्वर तंत्र की दीवार में कितनी उपास्थि होती है। स्वर तंत्र क्या होता है? जैसे कि हम लोग सांस जो लेते हैं ना, उसमें बहुत सारा उसका सांस लेने का मतलब कि द्वार है, जैसे कि कह सकते हैं नलिकाएं हैं या उसका स्वर तंत्र है। जैसे कि नेसल कैविटी होता है जो कि नसा छिद्र है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उसके बाद अंदर जाता है और उसके बाद उसी क्रम में क्या आता है, ग्रसनी आता है, नसा छिद्र, नसा कपाट। उसके बाद आपका आता है ग्रसनी के बाद स्वर तंत्र आता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। क्या करते हैं, LARYNX, लैरिंक्स बोलते हैं। इससे क्या कहते हैं, इससे आवाज़ जो हम लोगों का निकलता है वो इसी के माध्यम से निकलते हैं। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। चलिए इसका फिगर हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में समझेंगे। कहाँ पर है वो आपको दिखा देते हैं फिगर में कि लैरिंक्स होता कहाँ पर है। ये क्या करता है कि ग्रसनी या एक ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। तो चलिए वहाँ पर हम लोग फिगर से समझते हैं। में आप देख सकते हैं मतलब कि आप लोग अपने पे मत लीजिएगा कि मेरा फिगर है, ये एक जनरल फिगर है। यहाँ पे हम लोग नसा कपाट होते हैं, मतलब कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नसा छिद्र है ना, सांस लेते हैं, इसके माध्यम से अंदर जाते हैं। उसके बाद इसी मतलब कि नसा छिद्र के माध्यम से नसा कपाट बोलते हैं इसको। इसके बाद हम लोग क्या, लेरेक्स कहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, मतलब कि क्या आता है, ये लेरेक्स का पार्ट है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये ग्रसनी को श्वास नली, ये ग्रसनी जो है ना, इसको मतलब कि ये ग्रसनी को श्वास नली से क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। आप देखते हैं कि ग्रसनी को क्या करता है, ग्रसनी को श्वास नली से क्या करता है, जोड़ रहा है। और यह कितने मतलब कि उपास्थियों से बना रहता है, तो ये हम लोग जानेंगे। लेकिन आप फिगर में समझ गए कहाँ पर होता है, तो ये हमारे गर्दन वाला जो पार्ट है, वहाँ पर मुंह से गर्दन के बीच में जो वहाँ पर ये होते हैं। ये अवस्थित कहाँ पर है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए आप लोग ये समझ गए, ये मतलब क्या है कि स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली को मतलब क्या करता है, स्वर तंत्र जोड़ने का काम करते हैं। तो ये मतलब कि स्वर लैरिंक्स यहाँ पर है ना, ये लैरिंक्स को हिंदी में स्वर तंत्र कहते हैं। तो ये आपका मतलब कि यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब जो बिगेस्ट ब्रैकेट से डिनोट किया गया है, ये इसका भाग है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मतलब कि आपका यदि हम इसका स्थिति की बात करें कहाँ पर उपस्थित है, तो ये ग्रसनी के नीचे पाए जाते हैं। ये फिगर में हमने आपको दिखा दिए। तो ये कह रहा है कि स्वर तंत्र की दीवार कितने उपास्थि से बने थे। इसको इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज को जोड़ने का कार्य कौन करता है, उपास्थि का, मतलब कि कार्टिलेज क्या करता है, तो ये जोड़ने का कार्य करता है। ये भी हम लोग जाने थे। तो उपास्थि का यदि हम बात करें तो ये 9 उपास्थियों से मिलकर 9 उपास्थि कार्टिलेज की जो टुकड़े होते हैं उसके द्वारा ये बने होते हैं और यह आवाज़ निकालने में सहायक होते हैं। अगर ये उससे पूछा जाए कि उपास्थि का क्या वर्क है, तो ये आवाज़ निकालने में सहायक आता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि स्वर तंत्र का दूसरा नाम क्या है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आवाज़ निकालता है। इसको वॉइस मतलब इसमें कह सकते हैं स्टोर रहता है, तो इसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है।
इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यह कितने कार्टिलेज उपास्थि से बने होते हैं, तो 9 उपास्थियों के टुकड़े से ये बने होते हैं। इसका 9 उपास्थि का लेयर होते हैं, उसके बनने में जो उसका लेयर है उपास्थि का वो 9 होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। किसी भी तरीके से उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको निश्चित ही आंसर करके आइएगा। अगला है कि फेफड़े में गैस के आदान प्रदान किस अंग की भूमिका होती है। तो फेफड़े में गैस का आदान प्रदान, तो ये हम लोग कल के क्लास में भी देखे थे कि कुपिका जो नलिका होता है उसके द्वारा क्या होते हैं, तो फेफड़े में जो गैसों का आदान प्रदान होते हैं वो कुपिका नलिका द्वारा होते हैं, या कुपिका दिया है तो कुपिका द्वारा होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फेफड़ा से और भी बात याद रखिएगा आप कि फेफड़ा ही क्या करता है, हम लोगों का प्रमुख श्वसन अंग है। क्या है, सांस लेने का प्रमुख हम लोगों का श्वसन अंग जो है वो फेफड़ा ही है। ठीक है, उसके बाद और भी फेफड़ा का क्या काम है कि यह रक्त को शुद्धिकरण फेफड़ा में जाकर ही होता है, रक्त का शुद्धिकरण, क्योंकि फेफड़ा रक्त में जो ऑक्सीजन मिलाता है वो फेफड़ा के द्वारा ही रक्त में ऑक्सीजन मिलाए जाते हैं। इतने सारे फेफड़े से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों के विसरण के लिए कौन सा अंग ज़्यादा सतही क्षेत्र उपलब्ध कराता। सतही मतलब क्या, सतह जैसे क्या, कोई चीज़ का ये मतलब क्या हो गया, इस पर कोई चीज़ रखा हुआ है, मान के चलिए इस पर बॉल रखे या चेयर आप रख रहे हैं या और भी बहुत सारा ब्लैक बोर्ड रख रहे हैं, ये क्या हो गया, उसके लिए सतह का काम हो गया। तो वही कह रहा है कि गैस के विसरण के लिए कौन सा अंग ज़्यादा सतही क्षेत्र उपलब्ध करवाता है। तो ये कौन करवाता है, तो वायु कोश करवाता है। कौन करवाता है, वायु कोश करवाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एपिग्लोटिक्स का अर्थ क्या होता है। जो एपिग्लोटिस है उसका क्या अर्थ है, क्या उसका मतलब कि उसका कार्य क्या है। ये क्वेश्चन ये है कि उसका कार्य क्या है। जो एपिग्लोटिक्स है उसका कार्य के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि भोजन निकालते समय सांस मार्ग को बंद मतलब कि बंद नहीं होने देता है, मतलब ये इसका फंक्शन है। या भोजन निगलते समय कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है, क्योंकि भोजन कभी कभी श्वास नली में भी फंस जाता है, ये भी आप सबको पता है। तो या भोजन को निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर भोजन खाते समय अगर सांस नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेगा, सांस वाला पार्ट तो हमेशा चलते रहता है। तो ये कार्य तो बिल्कुल गलत हो गया, ये दो पर सोचिए। तो ये इसका ये भी कार्य है, यह भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देता है। जब आप भोजन खा रहे हैं तो उस समय भी सांस चलते रहे, इसलिए मतलब कि एपिग्लोटिक्स का कार्य यही है कि वह सांस मार्ग को भोजन करते समय बंद नहीं होने देता है। दूसरा एक इसका और एक कार्य है कि भोजन को निगलते समय कर्ण को, जो आप भोजन का कर्ण लेते हैं, जैसे चावल खाए रोटी खाए तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में मुंह में क्या करते हैं, जो कि दांत फाड़ने चीरने का काम करते हैं मुंह में। ये हमने आपको बताए थे कौन से दांत, इंसियर और मोलर, प्री मोलर, इस तरीके से हमने आपको बताए थे। रदनक, चवर्नक, अर्धचवर्नक, कौन का क्या फंक्शन है, ये सब हमने पिछले क्लास में बता दिए हैं। जो भी क्लासेज नहीं किए हैं वो क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5-6 क्लास पहले पढ़ाए थे उसको। तो जब छोटे छोटे अंग में, छोटे छोटे पार्ट में जो हम लोग खाने का जो खाद्य पदार्थ को तोड़ते हैं मुंह में, तो उसका मतलब या तो हंसी या किसी तरीके से ऐसे हो जाता है कभी कभार कि उसका कण क्या होता है, श्वास नली में चला जाता है। तो उसको रोकने का जो कार्य है, तो वो क्योंकि वह तो ओपन रहते हैं, तो उसको रोकने का कार्य इसी का है। किसका, एपिग्लोटिक्स का। एपिग्लोटिक्स का दो कार्य हो गया, एक तो सांस खाते समय सांस नली को बंद नहीं होने देता है, दूसरा इसका कार्य है कि भोजन निगलते समय कण को श्वास नली में नहीं जाने देता है, उससे जाने से रोकता है। इसका दोनों सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि बी एंड सी दोनों सही है। सॉरी, मतलब कि इसमें क्या है,
BNC होगा, ये ए नहीं होगा। मतलब कि कह रहे हैं कि भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देता है। होने, हम इसमें देखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो ये नहीं होगा, ये होगा। मतलब कि भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है। मतलब कि निगलते समय जो ये सांस मार्ग होता है ना, उस समय वो बंद हो जाता है। ये इसका फंक्शन है। अगला है कि श्वास नली का सामान्यतः लंबाई कितना होता है। जो आप लोग सांस लेते हैं उसकी लंबाई कितना होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताए थे कि मतलब कि श्वास नली और जैसे कि हमारे बॉडी के और भी चीज़ें होते हैं, उसका क्षेत्रफल या उसकी लंबाई के बारे में हमने चर्चा भी किए थे। तो इसका कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, तो हम लोगों का, मानव का जो श्वास नली होता है उसकी लंबाई कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। और सबसे लंबा किसका होता है, जीव जंतुओं में तो वैसे भी बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा किस में होगा अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है जिराफ में। किस में होता है, जिराफ में। क्योंकि श्वास नली आप देखते हैं कि जहाँ से सांस लेते हैं वहाँ से लेकर नाक से लेकर नसिका कपाट से लेकर मतलब कि जुड़ा हुआ रहता है। तो डायफ्राम तक ये मतलब कि जुड़े हुए रहते हैं। तो आप जिराफ के देखते हैं कि जो पेट वाले जो भाग होते हैं डायफ्राम वाले, वो कितना अंदर रहता है, उसका गर्दन कितना लंबा रहता है। तो वहाँ से वो जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ तक, डायफ्राम तक। तो मतलब क्या, तो इसका सबसे बड़ा होगा। तो श्वास नली की लंबाई हम लोगों में 10 से 11 भी कहीं दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। 10 से 12 के बीच में होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में दिया होता है, या कहीं पर 10 से 11 सेंटीमीटर भी रहेंगे। तो आप जो भी रहेगा आप उसको आप समझ लिए कि कितना रहता है। वही है कि आप समझिए रहिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएंगे। वही सबसे बड़ा की हम बात करें तो कहाँ होता है, जिराफ में होता है। ये भी हम आपको बता दिए, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग और भी हम बात करें तो ये मतलब कि क्या कहता है, ट्रोकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा प्रदान भी इसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला है कि मेढक में किस प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या समझे कि हम लोग फेफड़ा हम लोगों का मुख्य श्वसन तंत्र है, और हमने आपको मेढक के बारे में भी बताया था। तो इसमें दिया है कि फुसफुसीय श्वसन, जिसको आप क्या कह सकते हैं, गिल्स भी कहा जाता है, इसको गिल्स भी कहा जाता है, GILLS गिल्स, ये भी सही है। और त्वचीय श्वसन, देखिए मेढक जो होता है ना, यदि जीव अंदर में है, या मान के चलिए मेढक अंदर में है, तो उसमें जलीय जीव क्या करता है, गिल्स से या गल्फ और क्लोम से क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। वही यदि टेडपोल मेढक का बच्चा है तो उसमें भी वही रहेगा। लेकिन एक ऐसा भी मेढक होता है जिसको निष्क्रिय मेढक कहते हैं, जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। कभी कभार देखते हैं जब खुदाई होते हैं तो भूमि के अंदर से कुछ मेढक निकलते हैं, वो अलग टाइप का होता है। उसका स्ट्रक्चर भी पानी वाले मेढक के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो वो जो सांस लेते हैं वो त्वचा से शोषण करते हैं। तो मतलब मेढक में तो दोनों आ गया। तो एक तो फुसफुसिए या गिल्स कह लीजिए, उसके द्वारा शोषण करते हैं, दूसरा त्वचा से शोषण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है। इसमें दिया है कि उपयुक्त दोनों, ऊपर का दोनों सही है, तो यही सही है। मतलब कि दोनों सही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब तो कोई दिक्कत नहीं होंगे, कौन से मेढक कहाँ सांस लेते हैं ये बता दिए। मतलब कि मेढक में दो तरीके से श्वास, प्रमुख श्वास शोषण का अंग है। एक तो मतलब कि जो जलीय मेढक है, या कह लीजिए मेढक का बच्चा, वो सब गिल्स या फुसफुसीय शोषण लेते हैं, इसके माध्यम से लेते हैं। दूसरा त्वचा के माध्यम से शोषण लेते हैं, जो भूमि के अंदर रहते हैं, ठीक है। आ रहा है कि फेफड़ा में वायु जाने का मुख्य मार्ग कौन सा है। ये तो हम लोग समझे कि फेफड़ा में वायु जाता है क्योंकि वहीं पर जाकर रक्त का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजन वहीं पर मिलते हैं। लेकिन उसका मुख्य मार्ग क्या है, जैसे इसमें दिया है कि श्वासनिका, श्वसनी, या श्वास नली, या कुपिका। तो कुपिका के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। तो इसका जो मुख्य मार्ग है जो कि फेफड़ा तक शोषण को ले जाता है, मतलब कि गैसों को ले जाता है, वो क्या है, श्वास नली के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है, तो श्वास नली के माध्यम से जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन ही करेंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा।
और एक्सप्लेन भी तो करते ही जा रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए भी चल रहे हैं। कह रहे हैं कि ग्लोटिस एवं एपिग्लोटिक्स, ग्लोटिक्स एवं एपिग्लोटिक्स किस अंग का उप अंग है? ये अंग नहीं है, अंग किसी अंग का उप अंग है। होता है ना कि मतलब कि उस जैसे क्या आप लोग कहते हैं कि इसका उपनेम है या इसका उपनाम है, ये सब बोलते हैं, इसी तरीके से उसका उप अंग है। तो कौन से अंग का ग्लोटिक्स और एपिग्लोटिक्स उप अंग है? जैसे कि ट्रॉकिया, लेरिंग्स या फेरिंग्स या नोजल, तो किसका है? तो ये लेरिंग्स का होता है। किसका? लेरिंग्स का होता है। मतलब कि यह एक मतलब ढक्कन जैसी संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि जिसको एपिग्लोटिक्स भी कहे जाते हैं, ये भी कहे जाते हैं, उसको एपिग्लोटिक्स के नाम से भी लेरिंग्स को जाना जाता है। इसको इंग्लिश में ये लिखा रहेगा LARYNX, लेरिंग्स ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको मतलब क्या, मतलब कि ये एक ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम कुछ निगलते हैं तो उस समय एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये जो एपिग्लोटिक्स है ये बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली न जाकर ग्रसनी में चल जाता है। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स मतलब कि उस समय में बंद हो जाता है और यह जो भोजन है वो, क्योंकि सांस और भोजन वाला मार्ग तो सेम है, तो उसी में जाके मिल जाता है, तो उससे वो जो बंद हो जाता है ऊपर वाला भाग, तो भोजन क्या होता है कि श्वास नली में न जाकर ग्रसनी में चला जाता है। जब भी एपिग्लोटिक्स जब कभी एपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। ये आप लोग हिचकी का जो मतलब है कि किस तरीके से आते हैं, क्यों आते हैं, तो ये इसी का रीज़न है। जब आपका एपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है तो उस समय क्या होता है, हिचकी आने लगती है। और एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेड्यूला ऑब्लांगेंटा करता है। मेड्यूला ऑब्लांगेंटा सांस का भी नियंत्रण करता है, कितना सांस लेना है, क्या करना है, कितना छोड़ना है। और ये है क्या? मेड्यूला ऑब्लांगेंटा, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। मेड्यूला ऑब्लांगेंटा ये क्या है? ये मस्तिष्क का भाग होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का भाग होता है और यही इसको क्या करता है, एपिग्लोटिक्स को नियंत्रित करता है। मतलब कि जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है, जिससे कि भोजन हमारे श्वास नली में न जाकर ग्रसनी में जाता है। और ये जब कभी भी खुला रह जाता है तब हमें हिचकी होने लगती है, हिचकी का एहसास होता है और हिचकी आने लगती है। यही उसका मुख्य रीज़न है हिचकी आने का। अब ये तो नहीं कहिएगा कि कोई आपको याद कर रहा है, क्योंकि बचपन में और अभी भी आप लोगों को बताया जाता है कि लगता है कि कोई आपको याद कर रहा है, इसलिए आपको इतनी हिचकियाँ आ रहे हैं। तो मेन अगर आप देखें तो क्या रीज़न है? एपिग्लोटिक्स। जो आपका एपिग्लोटिक्स है, लेरिंग्स का जो पार्ट है, इसको लेरिंग्स को ही एपिग्लोटिक्स भी कहा जाता है। ये खुले रह जाते हैं तो हिचकी आने लगती है। ये जनरली बंद रहते हैं जब हम लोग भोजन करते हैं, तभी हमारा भोजन ग्रसनी में जा पाता है। नहीं तो अगर ये खुला रह जाएगा तो वो श्वास नली में चला जाएगा। और इसको नियंत्रण कौन करता है? इसको नियंत्रण मेड्यूला कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लांगेंटा करता है, जो कि क्या है कि ये मस्तिष्क का भाग है और यही श्वास लेने का और छोड़ने को भी नियंत्रित यही करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना डिटेल्स में आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा जितनी डिटेल्स में हम आपको बता दे रहे हैं और जितना अच्छे से हम आपको सारा कुछ बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपको याद रहेंगे एग्ज़ाम हॉल में। और अगर एक दो बार पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा, लेकिन जो हम स्टोरी टाइप में जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं तो ये सब आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। कभी आप जब आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगे तो उस समय देखिएगा कि जो हम आपको बताए रहते, जो हम बोले रहते हैं, वो सारे चीज़ आपको कितना बेनिफिशियल होते हैं आपको क्वेश्चन बनाने में। टेस्ट सीरीज भी जल्द स्टार्ट होंगे, इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा लंबा क्लास अभी आप लोग का हो भी नहीं रहा है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, पूरी क्लास अटेंड करिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्लास अटेंड नहीं करते हैं। अभी आप लोगों का क्लास चैनल पे ही प्रीमियम चल रहा है, कुछ दिन में ऐप पे आ जाएगा। तब तक आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और कैंडिडेट क्लास से जुड़ सके, ठीक है। और उसके बाद जितना टारगेट है उतना पूरा जाने पर हम लोग ऐप पे चलेंगे। उसके बाद है
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि बाएं एवं दाएं फेफड़ा का औसत भार क्रमशः कितना होता है? 23 औंस या 19 औंस या 19 औंस। ये यूनिट है मापने का। फेफड़े का औसत भार मतलब कि कितने औंस में होते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये मतलब कि जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो इसका जैसे कि औंस में ही है, 3 ऑप्शन तो उसी में दिया है। ये कितना होता है? उसका औसतन भार 23 औंस या 19 औंस होते हैं। कितना होते हैं? दाएं फेफड़े का 23 औंस और बाएं फेफड़े। आपको पता है ना कि हमारे शरीर में 2 फेफड़े हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में कौन जोड़े में उपलब्ध है, फेफड़ा और उसके बाद यदि हम बात करें किडनी, आई, कान या मुंह, मतलब कि कौन जोड़े में उपलब्ध नहीं है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि फेफड़ा भी क्या है? जोड़ा में उपलब्ध है। 2 होते हैं, एक दाएं साइड एक बाएं साइड होते हैं। तो फेफड़ा मतलब दाएं साइड वाले जो फेफड़ा है उसका वजन अलग होता है, बाएं साइड वाला का अलग होता है। दाएं साइड वाला का 23 औंस होता है, ये मापने का उसका इकाई है। और बाएं वाला का 19 होता है और दाएं वाला का 23 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका औसतन भार कितना होता है? तो दाएं वाले का 23 औंस और बाएं वाले का 19 औंस होते हैं, फेफड़े का औसतन भार होते हैं। फेफड़ा के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया। यह मानव के वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाएं फेफड़ा बड़ा होते हैं, ये आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि दाएं फेफड़ा बड़ा होते हैं, बाएं फेफड़ा छोटे होंगे। फेफड़ा प्यूलरस मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है। फेफड़ा को फुसफुस भी कहा जाता है। और आपने देखे थे कि मेढक भी फुसफुस के माध्यम से क्या करता है? सांस लेता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव का सबसे प्रमुख श्वसन अंग फुसफुस है या बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो अगर फेफड़ा नहीं दिया है तो फुसफुस को ही फेफड़ा कहा जाता है। तो फुसफुस को फेफड़ा भी कहा फेफड़ा को फुसफुस भी कहा जाता है। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है। ये आपको हमने बहुत बार बताया है कि फेफड़ा ही क्या करता है कि रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है। रक्त को शुद्धिकरण भी फेफड़ा करता है। इसीलिए रक्त का जो फेफड़ा में जाकर ही रक्त क्या होता है? अर्थात शुद्ध होता है। इतनी सारी फैक्ट हम आपको फेफड़ा के लेकर बताए हैं। और जो आपका ग्रुप डिस्कशन होंगे ना, इसी तरीके से पॉइंट पर होंगे, इसी तरीके से पॉइंट बनाकर हम आपको देंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अपना अपना ग्रुप जल्दी से जल्दी बना लीजिए। आपका डिस्कशन जिसका जितना जल्दी बनेगा उसका उतना जल्दी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें कितना क्वेश्चन फेफड़े से बन सकता है और सारे हम आपको बता दिए। कल इसको फिर रिपीट कर देंगे ताकि आपको जितनी चीज़ बताए हैं वो आपको याद रहे और आप उसको समझ सकें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि कौन वक्षीय गुहा और उदर गुहा को अलग करती है? गुहा 2 तरीके होते हैं, वक्षीय गुहा और उदर गुहा। तो इसको कौन अलग करता है, यह आपसे पूछे जा रहे हैं। और आगे का क्वेश्चन हम लोग होगा तो कल देखेंगे। जैसे कि फेफड़ा दिया है, डायफ्राम, हार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो वक्षीय गुहा और उदर गुहा का अलग करने का जो कार्य है वो डायफ्राम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो डायफ्राम द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मतलब कि डायफ्राम ही वक्षीय गुहा और उदर गुहा को क्या करता है? अलग करता है। तो ठीक है, इतना क्वेश्चन आज हम लोग रखते हैं। कल की क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास से आपको निश्चित ही फ़ायदा होंगे और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी है। आप लोग ज़रूर क्लास से जुड़िए। वो सारे स्ट्रेटजी अपनाए जाएंगे जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।